Hello students, let we start now crop production and management। तो देखिए इस चैप्टर की फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। एज वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स लाइक ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड्स फूड फॉर सर्वाइवल। देखिए पहले चैप्टर का नाम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन क्यों करते हैं हम लोग? देखिए जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी इंसान होते हैं, सभी को फूड चाहिए होता है। चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल हैं, सबको जीने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना जो खाना है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं उनके हरे पत्ते सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये काम सिर्फ पेड़ के अंदर होता है। लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं? ह्यूमंस कैसे करेंगे? ये तो प्लांट्स ने तो खुद बना लिया अपना खाना। ह्यूमंस क्या करते हैं? या तो प्लांट से लेते हैं या फिर क्या करते हैं, एनिमल्स से लेते हैं या दूसरे एनिमल से लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, ठीक है। आटा घर में जिससे रोटियां बनती हैं वो किससे आती हैं? गेहूं से आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? दूसरी चीज़ों से मिलती है। जैसे प्लांट से मिलेंगी या दूसरे किसी एनिमल से हमें मिल्क मिलेगा, एग्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, मीट मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ह्यूमन है वो प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को पालते हैं, ठीक है। या फिर एनिमल्स को पकड़कर उनको मारते हैं, उनकी मीट लेते हैं या फिर उनको मिल्क वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो पहले बड़ा इजी था कि आप एनिमल से लो और प्लांट से लो। लेकिन आज के टाइम में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डे बाय डे पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए इतना सारा खाना चाहिए और इतने सारे खाने के लिए फिर हम क्या करते हैं? क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं। क्रॉप्स जनरली क्या होती है? एक लैंड पर, एक फील्ड पर हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स को इकट्ठा ग्रो करते हैं, ठीक है। अपनी जो फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। हम उनको प्रोड्यूस करते हैं, खेती करते हैं। खेती से जो अनाज होता है फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। फिर ये फूड पूरे देश में सारे लोगों तक पहुंचता है और उसको हम फिर अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं। इतनी सारी जो पॉपुलेशन है वो अपना खाना खा पाती है। अब क्रॉप्स कितने प्रकार की होती हैं, क्रॉप्स क्या होती हैं पहले जान लेते हैं। क्रॉप्स क्या होते हैं? एक जैसे प्लांट्स जब बहुत लार्ज स्केल पर उगाए जाते हैं, ठीक है। और उनका यूज़फुल प्रोडक्शन अपनी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, ठीक है, अपनी जो भूख है उसको भरने के लिए हम लोग जब इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम वीट उगाते हैं, आप सभी ने देखा होगा जो वीट उगता है वो कैसे उगता है? खेत होते हैं, खेतों में बहुत सारे वीट के प्लांट लगाए जाते हैं और फिर उनकी खेती की जाती है, ठीक है। ऐसे ही राइस भी होते हैं और फिर इनको क्या करा जाता है, मंडियों में बेचा जाता है और डिस्ट्रीब्यूट कर हम तक ये पहुंचते हैं और इनको हम फिर बनाकर खाते हैं, ठीक है। अब आपके घर में कोई प्लांट है तो क्या हम उसको भी क्या बोलेंगे? उसको भी एग्रीकल्चर बोलेंगे, उसको भी क्रॉप बोलेंगे? नहीं, उसको क्रॉप नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो हम छोटे स्केल पर करते हैं वो क्रॉप्स नहीं होती। जब लार्ज स्केल पर हम कोई चीज़ को उगाते हैं तो वो क्रॉप्स होती हैं। तो क्रॉप्स 3 तरीके की होती हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है। सीरियल्स क्या होते हैं? जो दाने होते हैं, ठीक है। ऐसे ईटेबल चीज़ें होती हैं जो ग्रेन की फॉर्म में होती हैं, सीड्स की फॉर्म में होती हैं, जैसे ओट्स, कॉर्न, राइस, व्हीट, बार्ले, जौ। बार्ले मतलब जौ होता है, वीट गेहूँ, राइस चावल, ठीक है, कॉर्न मक्का, और जो ओट्स आप खाते हो ये सारे क्या होते हैं? दाने होते हैं, बीज होते हैं इनके अंदर, ये बीज होते हैं, ठीक है। ये ग्रेन होते हैं, इनको हम लोग खाते हैं, इन्हें सीरियल्स बोला जाता है। तो इस तरीके की कोई क्रॉप उगाई जाती है तो उसको बोलते हैं सीरियल्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं वेजिटेबल्स। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एज ए फूड। आप किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट अगर खाते हैं, ठीक है, बीज नहीं खाते हैं हम, कोई भी एक पार्ट खाते हैं पूरा, जैसे कि कोई ओवरी खा रहे हैं हम लोग उसकी, तो वो वेजिटेबल्स के अंदर आती हैं। इट कवर्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। ये जितनी भी हमारे अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती हैं, जैसे हमारे मैक्सिमम जो बीमारी होती हैं वो कोई ना कोई जब न्यूट्रिशन की कमी होती है, किसी विटामिन की कमी होती है, किसी मिनरल की कम होती है, तो वो बीमारियाँ होती हैं। लेकिन अगर हम वेजिटेबल्स प्रॉपर लेते हैं तो सारी वेजिटेबल्स में क्या होते हैं? विटामिन, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल्स हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू को फुलफ़िल करती हैं। तो इसके एग्जांपल है जैसे लेडी फिंगर, भिंडी वगैरह। आप जो
ये सारे इसके एग्जांपल हैं जितनी भी वेजिटेबल्स सब्जियां होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या होते हैं, जनरली क्या होता है, इनको ये फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होते हैं। मैक्सिमम जो फ्रूट्स हैं वो किसके अंदर होंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो ओवरी होती है उसको मेनली एज ए हम फ्रूट कंसिडर करते हैं और उसको खाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे बनाना, एप्पल, चेरी, ठीक है। इन 3 तरीके की चीज़ों की खेती की जाती है हमारे देश में, पूरी दुनिया में, ठीक है। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं उनको पढ़ लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, जब हम क्रॉप्स को लार्ज स्केल पर उगाया जाता है। एक क्रॉप्स है, एक खेत में हो रही हैं क्रॉप्स, और फिर बहुत सारे खेतों में क्रॉप्स हो रही हैं, और उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं, जो क्रॉप्स का उगाना होता है, ठीक है। लाइक प्लांट्स विच आर ग्रोन इन द पॉट एट होम। अगर मान लो तुम्हारे घर में कोई गमले में कोई पेड़ हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम एग्रीकल्चर नहीं कहेंगे। जब कोई चीज़ लार्ज स्केल पर होगी तभी उसको एग्रीकल्चर हम लोग बोलेंगे। इसके बाद देखिए हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जब आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल होते हैं, जो सजाने के लिए आप जिन प्लांट्स को लगाते हैं, जैसे फूल वगैरह के प्लांट होते हैं जो सिर्फ दिखावटी होते हैं, ठीक है, उनमें कोई फ्रूट या वेजिटेबल या कुछ नहीं लगा रहा होता है, सिर्फ आपकी सजावट के लिए होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। इन सबको आप लोग उगाते हो तो उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्रॉप्स फर्दर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इन के सीजन्स के अकॉर्डिंग। क्रॉप्स 3 सीजन्स के अंदर उगाई जाती है, 3 टाइप से होती है, खारिफ, रबी एंड जैद। खारिफ को पढ़ते हैं। खारिफ क्रॉप कौन सी होती है, जो रेनी सीजन के अंदर, जब बारिश होती है जब उगाई जाती है, ठीक है, जून से अक्टूबर के अंदर, इसे बोलते हैं खारिफ क्रॉप, ठीक है। जनरली क्या होता है, ये जो समर में उगाई जाएंगी या फिर मानसून के अंदर उगाई जाएंगी, ठीक है। तो ये इनके अंदर प्लांट्स उगाए जाते हैं, जो खारिफ के अंदर प्लांट्स उगाए जाते हैं, वो मैक्सिमम ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जिनको हाई हीट की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा गर्मी में उगते हैं जो, ठीक है, और उनको रेगुलर मॉनसून की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी जब हवा में होती है तब ये प्लांट्स उगते हैं, ठीक है। जैसे कि मेज, बाजरा, शुगर केन, ठीक है, आपका गन्ना जो उगता है, सोयाबीन, ठीक है, ये सारी जो क्रॉप्स हैं वो कब उगती हैं, रेनी सीज़न या फिर समर सीज़न में, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। ये नवंबर से दिसंबर यानी कि विंटर सीज़न के अंदर जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ठीक है, और इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है, मार्च और अप्रैल के अंदर, ठीक है। हार्वेस्ट मतलब जब इनकी कटाई होती है, ठीक है। उगाया कब जाता है, नवंबर दिसंबर में, और काटा कब जाता है, मार्च अप्रैल के अंदर इनको काटा जाता है। जैसे कि गेहूँ आपका अभी कटा है कुछ टाइम पहले, बारले है, बारले मतलब होता है जौ, ठीक है। तो इनको जनरली क्या होती है, कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। इन फसल को उगाने के लिए पानी की ज़रूरत कम होती है और हीट यानी सनलाइट की भी ज़रूरत कम होती है। इसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जिनको समर क्रॉप्स भी इनको बोला जाता है। ये गर्मियों के टाइम में उगाई जाती हैं, ठीक है, और इनमें पानी भी काफ़ी जो है मात्रा में लगाना पड़ता है। जैसे वाटरमेलन, कुकम्बर यानी खीरा, तरबूज, ये आप जो उगाते हो ये कब होती हैं, समर टाइम में होती हैं, जब गर्मियों का टाइम होता है तब ये क्रॉप्स लगती हैं, ठीक है। इन्हें बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, तभी ये उगती है, ठीक है, तरबूज वगैरह, ठीक है। तो ये 3 तरीके की हमने पढ़ ली। इसके बाद एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो एग्रीकल्चर करने के लिए जिन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है उनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, ट्रैक्टर होता है, कल्टीवेटर होता है, सीड ड्रिल, होई, प्लग, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के। इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं इम्प्लीमेंट्स को। जैसे कि प्लग क्या होता है, प्लग क्या होता है, इट इज़ अ मेड अप ऑफ वुड। पहले लगाते थे, देखिए आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, एक किसान इसमें क्या कर रहा है, प्लगिंग कर रहा है, ठीक है। प्लगिंग का काम होता है सॉइल को लूज़ करने के लिए, ठीक है, सॉइल को लूज़ करने के लिए प्लग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जिसे आप जनरली देहाती में बोलते हैं कि जोतने के लिए, खेत को जोतने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। पहले ट्रेडिशनली इसको यूज़ किया जाता था, अब तो काफ़ी कम ये यूज़ होता है, कहीं कर पर ये यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक लकड़ी का बना हुआ बड़ा सा एक डंडा होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक नीचे लोहे की प्लग फिट होती है और वो क्या करती है, सॉइल को लूज़ करती है। इसे क्या कर देते हैं, 2 बैल से बांध देते हैं और फिर बैल चलते हैं तो वो उनके पीछे उस खेत को जोतते हुए चलती है, ठीक है। इसके बाद देखिए
इसके बाद होई होती है जो आपकी कुल्हाड़ी होती है उसको बोलते हैं होई, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक लंबी रॉड होती है लकड़ी की, और उस पर एक ब्रॉड आयरन की प्लेट होती है, ठीक है। और उस प्लेट से आप लोग कुछ भी काटने वाटने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद होता है कल्टीवेटर, सभी ने देखा होगा, ठीक है। जैसे इस ट्रैक्टर के पीछे जोतने के लिए लगा हुआ है, ये क्या होता है, ट्रैक्टर के पीछे लग जाता है कल्टीवेटर। ये टाइम और लेबर दोनों को बचाता है। देखिए जब पहले आप लोग क्या कर रहे थे, बैल के साथ वो काम कर रहे थे, अब ट्रैक्टर के साथ कर रहे हो, तो ट्रैक्टर जल्दी करेगा, बैल धीरे धीरे करेंगे, और ये ज़्यादा एरिया भी जल्दी कवर कर लेगा, लेबर की भी कम ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर। इसके बाद देखिए सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है, ये सीड्स को ज़मीन में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सीड्स को ज़मीन के अंदर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, पूरी फील्ड के अंदर इस सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सीड्स क्या करते हैं, इसमें एक फ़नल में डाल देते हैं, और फिर वो क्या होता है, जैसे जैसे ट्रैक्टर आपका कोई भी चीज़ आगे बढ़ रही है वो नीचे उसको डालता रहता है, सॉइल के अंदर उनको डालता रहता है। इससे टाइम बचता है आपका, ठीक है। सही डेप्थ में आपका जो सीड है नीचे तक पहुंच जाता है, और ये सबसे अच्छा मेथड होता है एग्रीकल्चर करने का, क्योंकि आप हाथ से डालोगे तो वो इतनी नीचे तक नहीं जाएंगे सीड्स, और फिर उन्हें पेनिट्रेट होने में टाइम लगेगा, पेनिट्रेट भी लेट होंगे, उसके बाद उगेंगे भी लेट, ठीक है। अब कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, ठीक है, फिर सोइंग करते हैं, फिर अप्लाई मैन्योर। इनको एक बार डिटेल में पूरा पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में 3 चीज़ें हम लोग करते हैं, प्लगिंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग, ठीक है। प्लगिंग क्या होता है, प्लगिंग इज डिफाइंड एज टर्निंग और लूजनिंग द सॉइल। अब देखिए आप, जैसे ज़मीन पड़ी है खाली, अब उस पर जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, अब उस पर बीज डालोगे तो वो डायरेक्ट अंदर नहीं जा पाएगा, बहुत टाइम लेगा जाने में अंदर, और फिर बहुत टाइम बाद वो उगेगा। इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, सॉइल को लूज़ करते हैं। लूज़ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लगिंग का इस्तेमाल करते हैं। प्लगिंग में हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर से भी कर देते हैं, और पहले बैलों से हुआ करती थी, ठीक है। तो ये फ़ोटो में लगी हुई है, आप चाहे देख सकते हो। तो ये आयरन की नेल होती है, इससे क्या हो जाता है, जो ज़मीन है वो थोड़ी थोड़ी उसकी ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी खुद जाती है, जिससे क्या हो जाता है, जो सॉइल है वो लूज़ हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग मतलब जो मेजा फेरते हैं, आप लोग सुना होगा। उसके बाद ज़मीन क्या हो जाती है, लेवल हो जाती है, और उसके बाद क्या करते हैं, मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब क्या होता है, उसके अंदर मैन्योर्स पहुंचाते हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है। आगे देखिए प्लगिंग के एडवांटेज क्या होती है, इट हैपन्स द पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स डीपली। अब अगर मान लो आप प्लगिंग कर देंगे, ठीक है, आप सॉइल को लूज़ कर देंगे तो सीड ज़्यादा नीचे तक जाएगा। सीड्स ज़्यादा नीचे तक जाएगा तो सीड्स की जो पेड़ होने वाला है, जो पौधा होगा उससे, उसकी रूट ज़्यादा अंदर तक रहेंगी, ठीक है। सॉइल गेट्स लूज बाय प्लगिंग एंड देयरफॉर एयर कैन पास थ्रू इट। अब मान लो लूज होगी से एयर सॉइल, तो उसमें से एयर भी इजीली पास हो जाएगी, एंड दैट्स एरिटेट्स द रूट टू। जिससे क्या होगा, जो रूट्स हैं वो आसानी से अंदर फैल सकती हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिमूविंग द अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स। अगर आपके ज़मीन पर जो अनवांटेड प्लांट उग रहे हैं, जैसे कांग्रेस घास हो रही है, कोई भी चीज़ हो रही है, जो घास हो रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप जब लूज़न करते हो, आप जब ये प्लगिंग करते हो, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से हट जाती हैं, ठीक है, और आपकी सॉइल क्या हो जाती है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इट इज़ हेल्पफुल इन मिक्सिंग द अप टर्निंग ऑफ सॉइल, ठीक है। अब सॉइल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाती है, और जो नीचे वाली सॉइल है वो ऊपर आती है, और थोड़ी नीचे वाली अंदर चली जाती है। इट हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। अब उसके अंदर कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेवलिंग क्या होता है कि आफ्टर प्लगिंग, प्लग करने के बाद क्या हो जाता है, उसके अंदर जो ज़मीन है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, फिर उसको एक लेवल के अंदर लाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो लेवलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, लेवलर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होगा कि जब आप लेवल कर दोगे तो आपकी जो सॉइल है वो एरोड नहीं होगी। इरोजन मतलब कि सॉइल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगी इजीली, एंड इन प्रमोट्स इरीगेशन, और आसानी से आप जब पानी उसमें डालोगे तो पूरी फील्ड में फैल जाएगा। फिर मैन्योरिंग क्या होता है, सॉइल के अंदर जब हम मैन्योर्स को मिक्स करते हैं, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह इस्तेमाल कर ठीक है। फिर क्या होता है, सोइंग। सोइंग क्या होता है, जिसमें हम सीड्स को सॉइल के अंदर डालते हैं, ठीक है। सीड्स को क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर डालते हैं, और जिसके बाद वो प्लांट्स में तब्दील होते हैं। सीड्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ
अब देखिए सीड्स कई तरीके से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। एक तरीके, अगर आप चाहते हो कि गेहूं के बीज लेने जाना, तो गेहूं के बीज भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे पहले होते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी। आप जैसे सीड्स खरीदना चाहोगे जिस पे एक पेड़ पर बहुत सारे दाने हों, ठीक है, गेहूं के दाने बहुत सारे हों, ठीक है, ऐसा आप इस्तेमाल करोगे, यानी हाई यील्डिंग, ज़्यादा प्रोडक्शन दे, ठीक है। सीड्स शुड बी जर्मिनेटेड इन नेचर एंड जर्मिनेटेड इन प्लांट्स and it should not be dormant, and it means seed which is not converted into plants। देखिए अब सीड्स ऐसे होने चाहिए आपके जो नेचर से जर्मिनेट हो, ठीक है, यानी जो जर्मिनेट कहाँ हो, प्लांट में, किसी लैब वगैरह में जर्मिनेट ना हुए हो, ठीक है। सीड शुड बी शोन इन राइट डेप्थ, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अंदर तक जाने चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी अ प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन बिटवीन द ईच सीड। हर एक सीड के बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो एक ही जगह सारे सीड्स डाल दोगे तो उनमें से कुछ ही उग पाएंगे, बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर आप उन्हें थोड़ी थोड़ी दूर डालते हो तो वो सारे के सारे उगेंगे, ठीक है। इससे आपकी कॉस्ट जो है कम हो जाएगी। सीड्स शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज़, उनके अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। जैसे बीजों के अंदर कुछ बीमारियां वगैरह लगी होती है, घुन वगैरह लग जाता है, वो नहीं होनी चाहिए। सीड शुड बी वायबल, मीन्स इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द प्लांट्स। सीड्स ऐसे होने चाहिए जो आसानी से प्लांट्स में तब्दील हो सके, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करते हैं। दे बोथ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी ग्रोथ। अगर किसी भी प्लांट को अच्छे से उगना है तो सॉइल के अंदर फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उपजाऊता अच्छी होनी चाहिए, और उपजाऊता बढ़ाने के लिए हम मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार उसमें खेतों में गोबर वगैरह डाल देते हैं, जिससे क्या होती है, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। कई बार सफ़ेद कलर की गोलियां भी आपने देखी होंगी, उनको डाल देते हैं, उससे इनकी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। फर्टाइल सॉइल इज़ डिफाइंड एज द सॉइल विच हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। फर्टाइल सॉइल वो होती है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आसानी से कोई भी सीड उग सके, ठीक है। मैन्योर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी प्लांट्स के या एनिमल के वेस्ट से बनते हैं, ठीक है। जैसे गोबर उसका परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो मैन्योर्स क्या करते हैं, फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ मैन्योर, फार्म यार्ड कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग एंड यूरिन। जैसे आप लोग क्या है गोबर वगैरह लेते हो, उसे बोलते हैं फार्म यार्ड। कंपोस्ट क्या होता है, द कंपोजिशन ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स इन द कैन बी डन इन द अर्थ फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। जब क्या हो जाता है, आप बहुत सारा कचरा है इकट्ठा किया हुआ है, प्लांट्स का और एनिमल्स का जो कचरा है वो इकट्ठा करके एक जगह डाल देते हैं और उसको तब तक सड़ने के लिए छोड़ते हैं जब तक उसमें अर्थवॉर्म्स नहीं लग जाते। अर्थवॉर्म्स जब उसमें लग जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं पैदा होना, तो उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। और जब उस वर्मी कंपोस्ट को आप उठाकर डालते हैं, ठीक है, और जब उसमें बैक्टीरियाज प्रेजेंट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियल कंपोस्ट, ठीक है। और इसको उठाकर आप जब खेतों में डाल देते हैं तो उसके बाद उसकी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। फिर होते हैं ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होते हैं, जो ल्यूमिनस प्लांट हैं, जैसे सन हेम्प, ल्यूमिनस प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है। जैसे सॉइल के अंदर जितनी अच्छी नाइट्रोजन होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, सॉइल अच्छे से प्लांट को उगा पाएगी। तो सन हेम्प नाम का जो एक प्लांट होता है, ठीक है, उसको क्या, लेगुमिनियस प्लांट होता है, इसमें एक स्पेशल तरीके का बैक्टीरिया होता है। जब इसको डालते हैं इस ज़मीन पर तो वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ज़मीन के अंदर मिला देता है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मैन्योर के क्या फ़ायदे हैं, एक तो ये न्यूट्रिशन बढ़ाता है सॉइल के अंदर, ह्यूमस को बढ़ाता है, एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल, और सॉइल की जो क्वालिटी है उसको अच्छा कर देता है, ठीक है। अब कई फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक जैसे जो आपके घरों में आप जो खेती करते हैं उनको पता होगा, जो फर्टिलाइज़र्स दुकानों पे मिलते हैं, ठीक है, वाइट कलर की जो गोलियां होती हैं आपने देखी हो तो, ठीक है, तो उनको बोलते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, NPK। ये फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक, क्योंकि ये किसी प्लांट्स या एनिमल से नहीं बने हैं, ठीक है। इनको क्या किया गया है, केमिकल्स के थ्रू बनाया गया है, लेबोरेटरीज़ के अंदर इनको बनाया जाता है। तो ये भी क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये अब इसके बाद इरीगेशन पढ़ते हैं। इरीगेशन क्या होता है, जब आप पानी
प्लांट्स तक पहुंचाते हैं, सप्लाई ऑफ वाटर टू द प्लांट्स, ठीक है। जब आप पानी को प्लांट्स तक पहुंचा देते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, इरीगेशन बोलेंगे, सिंचाई, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सिंचाई। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन किस किस तरीके से हो सकता है, कैसे कैसे आप पानी पहुंचा सकते हो। तो पहले सबसे पहले पढ़ेंगे जो ट्रेडिशनल मेथड क्या होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स में सबसे पहला है मोट। मोट, वाटर इज़ पुल्ड अप फ्रॉम द वेल। इसमें क्या होता है कि मोट के अंदर क्या होता था, जो कुएँ होते थे उसमें से पानी को पुल ऊपर किया जाता था और उसको डायरेक्टली प्लांट्स तक सप्लाई किया जाता था, तो इस प्रोसेस को बोलते थे मोट। इसके बाद होते हैं ढेकली। ढेकली आर द बकेट्स आर यूज्ड देन विद द हेल्प ऑफ रोप। एक क्या होता है, एंड वाटर इज़ पुल्ड आउट फ्रॉम द वेल। पहले क्या होता है, कुआँ होता था, कुआँ में से क्या करते थे, एक ढेकली बोलते थे जिसमें बकेट को बांध देते थे एक रस्सी से और उसको ऊपर पुल करके और उस पानी को फेंकते थे। फिर इसके बाद आया राहत। इस मेथड के अंदर क्या होता है, बकेट्स आर नॉक्ड विद द रोप ऑन व्हील। एक बड़ा सा व्हील लगा देते थे, एक बड़ा सा पहिया लगा देते और उनमें से रस्सी से क्या करते थे, बकेट्स को बांध देते थे और उस व्हील के थ्रू क्या करते थे, उस व्हील को एक क्या बोलते हैं, बैल वगैरह से अटैच कर देते थे। तो जब बैल घूमता था कुएं के चारों तरफ तो बैल, जो व्हील है, पहिया है, वो भी घूमता था और वो उसमें से क्या होता था, फिर बकेट से पानी ऊपर आता रहता था, ठीक है। ये भी सिंचाई का पहले मेथड से इस्तेमाल होते थे, अब नहीं होते क्योंकि अब तो काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। फिर आए चेन पंप। चेन पंप क्या थे, जिनमें चेन का यूज़ हुआ करता था। द टू व्हील्स आर यूज्ड, the one wheel is easily visible and the another wheel is bottom in the slightly dipped into the soil। soil के अंदर एक दो व्हील हुआ करते थे, इसके अंदर दो पहिए हुआ करते थे। एक तो आपको दिखाई देगा ज़मीन के ऊपर, एक जो होता था ज़मीन के नीचे है, मिट्टी के अंदर हुआ करता था। these two wheels are connected with the each other through the chain। इन दोनों को एक दूसरे से चेन से अटैच करते थे और इनमें क्या करते थे, बकेट्स को ज्वाइन कर देते। जब ये व्हील चलते थे तो वो बकेट्स भरती थी और इसको एज ए पर्पस हम लोग इस्तेमाल करते थे इरीगेशन का। अब आए मॉडर्न मेथड्स आए इरीगेशन के, ठीक है। मॉडर्न जो आज के टाइम पर चल रहे हैं, जैसे स्प्रिंकलर। इन दिस मैटर वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द सिस्टम ऑफ परपेंडिकुलर पाइप्स यूजुअली बाय पंपिंग। हम क्या करते हैं, पंप्स का इस्तेमाल करते हैं, वाटर पंप्स का इस्तेमाल करते हैं। वाटर पंप से जब पानी ऊपर आता है तो हम स्प्रिंकलर से उनको अटैच कर देते हैं। स्प्रिंकलर्स उनको दूर दूर जो क्रॉप्स जहाँ पर हैं, जहाँ पर प्लांट्स हैं, वहाँ तक उसको भेजता था, ठीक है। तो ये एक तरीके से स्प्रे होकर जाता था। आपने कई बार मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, तो पानी क्या होता है, उनमें स्प्रे के थ्रू निकलता है और पूरे जो आपकी खेत है उसमें पहुँचता है पेड़ों तक। फिर आया ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय द ड्रॉप यूज्ड बाय द जस्ट ए पोजीशन ऑफ रूट्स। ड्रिप इरीगेशन ऑल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरीगेशन। इसमें क्या होता है, वाटर को हम एग्जैक्ट जहाँ पर प्लांट उगा हुआ है उसकी रूट्स पर डायरेक्ट डालते थे, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसकी रूट्स तक डालते थे और इस चीज़ को बोलते थे ड्रिप इरीगेशन, ठीक है। इसको ट्रिकल इरीगेशन भी इसको बोला जाता था, ठीक है। अब ड्रिप इरीगेशन सिस्टम कैरीज वाटर डायरेक्टली टू द बेस each individual plant। water is allowed to fall drop by drop from a pipe just near the roots। क्या होता है, एक पाइप्स को पूरे फील्ड के अंदर बिछा देते थे और उसमें क्या होता था, पाइप्स में पानी फ्लो करता था और जहाँ पर रूट्स होती थी एग्जैक्ट वहीं पर पाइप में क्या होता था, एक छोटा होल हुआ करता था और वहाँ से पानी जो है सीधा प्लांट की जड़ तक पहुँचता था, ठीक है। तो इस इरीगेशन को बोलते हैं ड्रिप इरीगेशन, ठीक है। इसके यूजेस, ये हेल्पफुल क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड हॉट क्लाइमेट। जब देखिए पानी एग्जैक्ट वहीं तक पहुंचेगा तो फ्रॉस्ट वगैरह भी कम जगेगी और जो हॉट क्लाइमेट है उससे भी आपका प्लांट बचा रहेगा। डिसएडवांटेज क्या थी इस एक्सेस इरीगेशन, एक तो क्या होता था कि पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जब पानी वेस्ट होता है तो सीड जो है रेस्पायर नहीं कर पाते, वो अपना जो है सीड्स वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। और जो रूट्स हैं वो अच्छी तरह से उग नहीं पाती। वीड्स क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट जिनको आप नहीं चाहते हमारे खेत में पैदा हो, ठीक है, और लेकिन वो उग जाते हैं, ठीक है, नेचुरली प्रोसेस से। उनके जो पॉलन्स हैं वो कई बार सीड्स वगैरह हैं जो वो अपने आप आ जाते हैं और वो उग जाते हैं, उनको बोलते हैं वीड्स। और उनके लिए हम वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं उनको हटाने के लिए, ठीक है। तो वीड्स क्या करते हैं, हमारी जो क्रॉप है उसको उगने से रोकते हैं, ठीक है। उनमें वो उसमें रुकावट पैदा करते हैं, ये ठीक नहीं होते हमारे लिए, ठीक है। जैसे वाइल्ड ओट्स, ग्रास,
ठीक है। इन सब को हमें हटाना होता है, ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होती हैं इसकी, देखिए वीड्स कम्पेट विद द मेन क्रॉप्स फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स। देखिए अब ज़मीन है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, अब सारे न्यूट्रिएंट्स तो ये वीड वाले प्लांट ले लेंगे, तो आपने जो फसल उगाई है उस तक तो पहुँचेंगे नहीं सारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये उनके साथ क्या करेंगे, कंपटीशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा, स्पेस भी लेंगे, कुछ सनलाइट भी लेंगे, वाटर भी लेंगे, जो पानी आप अपनी फसल के लिए लगाओगे उन्हें ये भी लेंगे, और न्यूट्रिएंट्स जो है ज़मीन में उनको भी ये लेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं आपकी मेन क्रॉप को, ठीक है। मेथड्स ऑफ वीडिंग, वीडिंग के मैनुअल वीडिंग हाथ से आप उनको हटा सकते हो अपनी खेत से, ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है। फिर क्या होता है दूसरा, वीडीसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल्स आते हैं, वो आप छिड़क देते हो पूरे खेत के अंदर, तो ये वीड्स नहीं उगते उधर वहाँ पर, जैसे 2,4-D, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक केमिकल को स्प्रे करते हैं, आपने कई बार देखा होगा, पीछे पीठ पे लगा लेते हैं और उसके बाद उस पूरे खेत में उसको स्प्रे करते हैं, तो उससे वीड्स नहीं होते। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स जो है कैसे कैसे बच सकती हैं, तो क्रॉप्स में कई बार क्या होता है, पेस्ट्स आते हैं, ठीक है। पेस्ट्स क्या होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, आपकी फसल को ख़राब कर देते हैं, ठीक है, क्रॉप को डैमेज करते हैं, जैसे इंसेक्ट, बैक्टीरिया, ये सारे क्या करते हैं, क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। पेस्ट अफेक्ट्स क्रॉप्स इन द वेरियस वेज एज फॉलोज, जैसे कि ये क्या क्या करते हैं, क्वालिटी जो होती है क्रॉप की उसे रिड्यूस कर देते हैं, यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं, जितना ज़्यादा उगना था इतना नहीं उग पाता है। बोर इनसाइड द क्रॉप्स को भी कई बार ख़राब करते हैं। पेस्ट आर रिमूव्ड बाय द पेस्टिसाइड्स, पेस्ट्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके। ये भी क्या होता है, केमिकल होता है जो पेस्ट्स को मार देता है, जैसे DDT, BHC, मैलेथियन, ये सारी जो हैं इसको पेस्टिसाइड्स हैं, इससे पेस्ट वगैरह मर जाते हैं। इसके बाद देखिए हार्वेस्टिंग क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें आपने जो फसल उगाई है उसको काटने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम जितने भी मैच्योर प्लांट्स हैं उनको काटते हैं और उनको एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, वो होती है हार्वेस्टिंग। मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग में कैसे कैसे हम हार्वेस्ट करते हैं। थ्रेशिंग, इट इज़ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द हे। आप जब खेत से फसल को निकालते हैं तो ऐसा नहीं है कि दाने सीधा बाहर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, पहले जो ग्रेन्स होते हैं वो एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हे जिसको बोलते हैं भूस वगैरह, उसमें वो अंदर होते हैं, और उनको पहले क्या करते हैं, थ्रेशिंग से हम उनको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो थ्रेशर्स उसके लिए आजकल आते हैं ट्रैक्टर्स के पीछे, जब बहुत सारा जो भूस को अलग कर देते हैं और ग्रेन्स को अलग कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है विनोइंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग चाफ फ्रॉम द ग्रेन्स। विनोइंग भी एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, हम चाफ को ग्रेन से अलग कर देते हैं। स्टोरेज, फिर इसके बाद स्टोरेज को हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने स्टोरेज ढंग से नहीं करी, आपने सारी चीज़ें ढंग से करी और स्टोरेज हमने अपने जो उगाया है वो ढंग से नहीं रखा, तो क्या हो जाएगी, वो सारी आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो स्टोरेज बहुत अच्छी जगह, स्टोरेज का ऐसी जगह पर होनी चाहिए जो एरिया ड्राई हो, ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग में क्या होता है कि सीड्स कैन बी स्टोर्ड इन ड्राइंग एज बाय डूइंग दिस मॉइस्चर गेट्स रिमूव्ड। अगर आप एक जगह को पहले ड्राई कर देते हैं, सुखा देते हैं अच्छे से, और वहाँ पर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहता है, ऐसी जगह पर आपको रखेंगे तो वहाँ पर ऐसी जगह पर आप लोग अपने सीड्स को, अपनी फसल को वहाँ पर रखेंगे तो वहाँ पर छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ पर नहीं लग पाएंगे। मेंटेनिंग द स्टोरेज कंटेनर्स, एक बड़े बड़े स्टोरेज कंटेनर्स जैसे कि गनी बैग्स, आप लोग गनी बैग्स क्या होते हैं, जो बोरा आप जिसको बोलते हैं, अर्थन पॉट, ठीक है, मटका, इनके अंदर आप इन सब चीज़ों को रखेंगे, ठीक है, जिनमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, आपकी जो फसल है वो सेव रहेगी, ठीक है। केमिकल ट्रीटमेंट, आप लोग गोडाउंस के अंदर क्या करते हैं, एक फेमिगेंट्स हैं उनको स्प्रे कर देते हैं, ठीक है, जिससे जो आपका क्रॉप्स हैं वो अच्छे से प्रॉपरली स्टोर हो पाती हैं, ठीक है। गोडाउंस के अंदर उनको रख देते हैं, ठीक है, और जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
ना लगें उसको हमें रेगुलर चेक करना पड़ता है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, स्प्रे करते रहते हैं केमिकल्स का, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएं। यूजेस ऑफ इम्प्रूव्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। द स्टोरेज स्ट्रक्चर्स दैट आर एयर टाइट, जहाँ पर एयर अंदर ना आए। हमारे जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है वो कैसे होने चाहिए, उसमें हवा ज़्यादा अंदर नहीं आनी चाहिए, रैट प्रूफ होने चाहिए, चूहे नहीं आने चाहिए, एंड मेंटेन स्टेडी टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए एक जैसा, बहुत ज़्यादा ठंडा है गर्म नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे सिलोज क्या होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स आपने देखे होंगे, उनके अंदर इसको रख देते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ स्टोरेज, फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड। एक तो इसमें क्या होगा, फूड ख़राब नहीं होगा। इट इज़ हेल्पफुल इन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होल ईयर। ये किस लिए फ़ायदेमंद होता है, जो वेजिटेबल्स हैं आपके, फ्रूट्स हैं, वो पूरे साल भर चल देते हैं। अगर मान लो आप लोग क्या करते हैं, एक फ्रीजर के अंदर इन सारी चीज़ों को रखते हैं, डीप फ्रॉस्ट फ्रीजर के अंदर इनको रखते हैं, बहुत बड़े बड़े फ्रीजर्स होते हैं गोडाउन्स के अंदर, ठीक है, उनके अंदर रखते हैं, तो एक ही फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये साल भर भी चल जाते हैं, पूरे साल भर उनको आप लोग चला सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन मेंटेनेंस ऑफ एमरजेंसी स्टॉक लाइक ड्यूरिंग फ्लड वगैरह। और मान लो कहीं बाढ़ आ जाती है, उस एमरजेंसी हो जाती है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोरेज क्या होती है, ड्राई स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, दो तरीके की स्टोरेज होती हैं। देयर आर क्रिएटिंग सर्टेन सीड्स दैट नीड ड्राई स्टोरेज। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनको ड्राई स्टोरेज, बिल्कुल भी वहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा एकदम होना चाहिए उस जगह पर जो रखे जाते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स हैं आपके, ठीक है, वो सारे कहाँ पर रखे जाते हैं, ड्राई स्टोरेज के अंदर। दूसरे होते हैं कोल्ड स्टोरेज, जो बिल्कुल ठंडे होते हैं, ठीक है, जैसे कि जिस आपके जो फ्रूट्स हैं, बनाना, एप्पल, पियर, ये सारी चीज़ें कहाँ पे रखी जाती हैं, बिल्कुल फ्रीजर होता है उसके अंदर रखी जाती हैं, जहाँ पर बिल्कुल ठंडक होती है, जहाँ पर वो बिल्कुल ख़राब नहीं होते, ठीक है। इसके बाद देखिए क्रॉप रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जब एक जगह पर आप क्रॉप्स को एक ही लैंड पर अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाते रहते हैं आप लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्रॉप बार बार उगा रहे हैं। अब पहले ये वाली उगाई, फिर दूसरी वाली, मान लो अब पहले आपने गेहूँ उगाए, फिर आपने चावल उगाए, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। एक ही लैंड पर आप कई तरीके की जो क्रॉप्स उगाते हैं उसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। जैसे आपको पता है कि सर्दियों के अंदर क्या उगाया जाता है, वीट उगाया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है, फिर इसके बाद गर्मियों में चावल उगाया जाता है मानसून टाइम में, ठीक है, और जब मानसून होती है कई बार बाजरा भी उगाया जाता है। तो एक ही खेत पर आप कई सारी खेतियाँ एक साथ कर सकते हो एक ही साल के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ऐसे। क्रॉप रोटेशन हैज़ ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स, उससे कई फ़ायदे होते हैं। द लैंड गेट्स यूटिलाइज्ड इन द बेटर वे, लैंड को आपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लिया, आपको क्रॉप्स भी ज़्यादा मिल गई, ठीक है। अब फार्मर के पास वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हो गई सेल करने के लिए, फ़ायदा भी आपको ज़्यादा हो गया, पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, आप ये वाली चीज़ उगाएंगे इसमें, और सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। आप जब अलग अलग चीज़ें उगाओगे तो सॉइल भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। इसके बाद आता है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है कि आपके पास एक लैंड फील्ड है, एक जगह है, एक ज़मीन है, उस पर एक साथ दो या दो से अधिक चीज़ें आप लोग उगाते हैं, उसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग क्रॉप्स किस तरीके से आप लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप क्रॉप सिलेक्ट करने से पहले देखिए, क्रॉप्स विद डिफरेंट मैचुरेशन पीरियड आर चूजन। अब सबसे पहले आप ये चीज़ देखोगे कि मुझे कितने टाइम के लिए क्रॉप उगानी है। 2 महीने की भी क्रॉप होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो 2 महीने चलती हैं, कुछ 3 महीने, कुछ 6 महीने, कुछ साल, कुछ 2 साल, ठीक है, ऐसी कुछ क्रॉप होती हैं, ठीक है। तो क्रॉप्स के मैचुरेशन पीरियड होता है जहाँ पर जो पीरियड जहाँ पर आपने सीड को लगाया और जब आपने बीज जो पेड़ है उसको काटा, उसके बीच में जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं मैचुरेशन पीरियड। जहाँ पर जैसे शुगर केन है वो 1 साल में होता है, ठीक है। जो शुगर केन की खेती आप लोग करने जाओगे तो 1 साल के अंदर होगी, वहीं आप गेहूं की खेती करने जाते हो तो 5 से 6 महीने की होगी, ठीक है। तो अगर आप गेहूं और राइस, मेनली हमारे हरियाणा के अंदर क्या होता है कि गेहूं और चावल को उगाया जाता है, ठीक है। तो गेहूं क्या होता है कि जनरली सर्दियों में हो जाता है, और चावल क्या हो जाता है, गर्मियों में हो जाता है। तो 1 साल में 2 क्रॉप्स
हम लोग उगा लेते हैं उसके अंदर, ठीक है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स से कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे डिफ़िकल्टी इन हार्वेस्टिंग, डिफ़िकल्टी इन सप्लाइंग फर्टिलाइजर्स, कैन स्प्रेड पेस्ट, कैन लोअर द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। इसके बाद देखिए, ये तो क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। आप फ़िलहाल इसको समझ लीजिए, मैं आपको चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर मैं आपके पास भेज दूंगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, फीडिंग एंड लाइफ स्टॉक ऑफ फूड एंड अदर यूजफुल प्रोसेसेस, ठीक है। एनिमल्स हस्बेंड्रिंग क्या होती है, जिसमें आप लोग एनिमल्स लेकर आते हो, कुछ ऐसे एनिमल्स जो पालतू होते हैं, ऐसा नहीं शेर उठा कर ले आए आप लोग और सोचो मैं तो अब एनिमल हस्बेंड्री करूँगा, ठीक है। तो वो इलीगल भी है और ना तुम ला सकते हो। लेकिन जैसे आप काऊ लेकर आते हो, ठीक है, या फिर आप लोग क्या करते हैं, मुर्गियाँ लेकर आते हैं, ठीक है। तो मुर्गियाँ क्या देंगी, अंडे देंगी, तो वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आएगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, एक तालाब बनाकर उसमें मछलियाँ पैदा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आएगा, ठीक है। और आप भैंस ला रहे हैं तो वो भी एक एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रीडिंग की जाती है, फीडिंग की जाती है और उससे अपना फूड वगैरह हम निकालते हैं। जैसे सबसे पहले होते हैं मिल्च एनिमल्स जो मिल्क देते हैं, ऐसे एनिमल जिनसे हमें मिल्क मिलता है, जैसे काऊ, बफेलो, गोट। इनको जो पालते हैं वो लोग क्या करते हैं, उस मिल्क का इस्तेमाल करते हैं, उसको बेचते हैं या फिर पीते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को मिल्च एनिमल बोलते हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। फिर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मीट एंड एग गिविंग एनिमल्स होते हैं, जो मीट हमें देते हैं, जैसे मुर्गी मेनली, तो उससे हमें क्या मिलता है, अंडे मिलते हैं और उससे मीट भी मिलता है, ठीक है। पिग लेते हैं, उसमें मीट मिलता है हमको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ड्रॉट एनिमल्स होते हैं वर्किंग एनिमल, जैसे कि बफेलो, कैमल, हॉर्स। इनका इस्तेमाल क्या होता है, कुछ खाने की चीज़ नहीं मिलती इससे, लेकिन इनसे क्या होता है कि इनसे हम काम कराते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं वर्किंग एनिमल्स, ठीक है। तो जैसे हम कैमल है, कैमल पर क्या करते हैं, सामान डाल एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। हॉर्स पे हम क्या करते हैं, कुछ बुग्गी वगैरह बना लेते हैं, रथ वगैरह बना लेते हैं, जिसमें हम एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। तो उनका इस्तेमाल कुछ खाने पीने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कुछ काम वगैरह कराने के लिए, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एज एनिमल्स आर सर्विंग वेरियस पर्पसेस सो देयर इज़ नीड टू टेक केयर ऑफ दैम। देखिए एनिमल्स हमारे कई काम आते हैं, ठीक है, तो उनकी हमें रख रखाव अच्छे से करना चाहिए। दिस विल हेल्प इन इम्प्रूव लाइफ स्टॉक। इससे क्या होगा कि जो हमारा जनजीवन है वो ढंग से चल पाएगा। मोर ओवर देयर इज़ अ डंग, यूरिन एट्सेट्रा, इन सब का भी इस्तेमाल हम एज ए मैन्योर भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हम कैटल्स वगैरह पालते हैं, गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगा, काव डंग मिलेगा, और उससे क्या होगा, हम अपने खेतों में डालकर अपनी जो खेतों की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आती है नाइट्रोजन साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल। It is the process in which the nitrogen is converted in the various chemical forms and this transformation can be carried out through the both biological and the physical processes। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो कई केमिकल फॉर्म्स में चेंज होती है, कन्वर्ट होती है, ठीक है। और उनमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल, फिजिकल प्रोसेस भी हो सकते हैं या बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हो सकते हैं, जिनमें क्या होगा कि नाइट्रोजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। इस प्रोसेस को अच्छे से पढ़ते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, एक पूरी तरह से साइकिल होती है, जहाँ से स्टार्ट होती है नाइट्रोजन वहीं पे वापस पहुँच जाती होती है। सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रेट्स एंड इट इज़ नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहले क्या होता है कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स के अंदर, ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। नाइट्रोजन एसिमिलेशन, प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, रूट सिस्टम एंड कन्वर्ट देम इनटू द प्लांट प्रोटीन्स, ठीक है। अब क्या होता है कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, उस नाइट्रोजन को क्या लेते हैं, हमारे प्लांट्स वगैरह लेते हैं जड़ों की मदद से, तो जड़ से हमारी नाइट्रोजन अंदर जाती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और वो प्लांट्स के अंदर क्या बनाती है, प्लांट प्रोटीन बनाती है। व्हेन एनिमल्स ईट दीज प्लांट्स, फिर क्या होता है, इनको जानवर खाते हैं, इन प्लांट्स को क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं, जानवर खाते हैं, ठीक है।
अब वो क्या होता है कि प्लांट का जो प्रोटीन है वो हमारे एनिमल प्रोटीन में चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद होता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन इनटू द अमोनियम कंपाउंड्स। इसके बाद क्या होता है, जो हमारे हमने क्या किया है, प्लांट्स ने एनिमल्स के जो प्रोटीन है उसको अमोनियम कंपाउंड में वो चेंज होता है, ठीक है। और वो फिर इसके बाद क्या होता है, बैक्टीरियाज के थ्रू सॉइल के अंदर वापस जाता है, इसे बोलते हैं अमोनिफिकेशन, ठीक है। अब नाइट्रिफिकेशन पढ़ लेते हैं। द अमोनियम सॉल्ट आर यूज टू कन्वर्ट इन द नाइट्रेट्स बाय द नाइट्रोजोमोनास बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रेट्स में अमोनियम सॉल्ट को किस में चेंज करता है, नाइट्रेट्स के अंदर चेंज करता है। नाइट्रेट्स आर देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोबैक्टीरिया। नाइट्रोबैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट्स को कन्वर्ट किया जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। डेंट्रिफिकेशन होता है द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस बाय डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एक डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन गैस के अंदर, ठीक है। उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। ये चैप्टर मैंने फर्स्ट चैप्टर है साइंस का 8th क्लास का, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। थैंक यू, बाय।